बैक टू ऑल इन वन लर्निंग। डिस्कस करेंगे क्लास 10th का हमारा टॉपिक। आज करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के टू मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड वन इज एलिमिनेशन मेथड। तो आज हम करने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्योंकि मैंने बताया था इक्वेशन को सोल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं और क्लास 10th में पर्टिकुलर मेथड डिवाइड किए गए हैं, क्योंकि आपका एग्जाम में जरूरी नहीं है कि सीधा ये दे दे कि सोल्व द, मतलब मोस्टली तो यही होता है कि इक्वेशन दे देंगे सोल्व कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। बट अगर स्पेशल नाम मेंशन करके आ गया और आपने अगर एक ही मेथड सीखा है तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आपको सभी मेथड्स आने चाहिए। सो आइए डिस्कस करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, देखते हैं कैसे सोल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टार्टिंग में क्या है, सबसे पहले आपको ये जो इक्वेशन है ना, इनको जनरल फॉर्म इनकी जान लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के टाइम में जैसे मैंने पहले भी बताया था, इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइन चेक करने के लिए बताया था ना, वही वाली फॉर्म है इनकी। यहाँ पे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है। इस फॉर्म में सबसे पहले आपको चेक करना है क्या ये गिवन इक्वेशन है या नहीं है। ax यानी x वाला तो x वेरिएबल वाला, y वेरिएबल वाला नंबर, और यहाँ पे c यानी कि कांस्टेंट टर्म भी इधर है और इज इक्वल टू 0 है ना। ऐसे ये वाले भी इसी तरह इक्वल है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इनको a1 b1 c1 a2 b2 c2 कौन से होंगे, जो भी इनके कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और ये कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी c1। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जनरल इक्वेशन होगी, दोनों इक्वेशन को यहाँ पे राइट डाउन कर लीजिए दोबारा से, मतलब आपको आंसर शीट में। फिर क्या करना आपको, देखिए यहाँ पे a1 की वैल्यू फाइंड कीजिए। जनरल फॉर्म ये हो गई, a1 की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट होगा 1, b1 की वैल्यू क्या है -3, c1 की वैल्यू क्या है -3। ऐसे a2 की वैल्यू क्या है 3, b2 की वैल्यू क्या है -9 और c2 की वैल्यू क्या है -2। ठीक है, सबसे पहले आपको ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करने लिए है जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके। हो गया, कैसे की मैंने पता लगे क्या होगा, x का कोफिशिएंट, यहाँ पे a की वैल्यू क्या ये है और ये क्या है x के आगे यानी x का कोफिशिएंट, ऐसे b क्या है y का कोफिशिएंट, तो b y ये था, इसका कोफिशिएंट क्या है -3 तो ये -3 हो गया। ऐसे c क्या है -3 तो ये हम फर्स्ट इक्वेशन तो c1 नाम दे देंगे, ऐसे सेकंड इक्वेशन तो a2 b2 c2 नाम दे देंगे। ठीक है, आफ्टर दैट आपको क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। ठीक है, a1 अपॉन a2 देखिए यहाँ से क्या आ रहा है 1/3, यहाँ से b1 अपॉन b2 क्या आ रहा है -3/-9, माइनस से माइनस कट हो गया तो ये भी क्या आ गया हमारा 1/3 आ गया ना। यानी कि यहाँ से क्या मिल रहा है आपको, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब c1 अपॉन c2 निकालेंगे, c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या है -3 डिवाइड बाई -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 3/2 आ गया। तो यहाँ से आपको क्या केस मिल रहा है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमारा कौन सा केस था, ध्यान हो, अगर लाइन में चेक करना हो तो इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइन वाले केस में आज जब आपका ये वाला केस आ जाए तो क्या करना आपको, यहाँ पे लिखोगे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, मैं बता देती हूँ, जब पैरेलल लाइन का केस आए, पैरेलल लाइंस वाला केस आए तो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन आए, इंटरसेक्टिंग लाइन आए वहां पे क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और इंटरसेक्टिंग लाइन कौन से केस में आती है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। पैरेलल लाइंस का केस ये वाला होता है। और थर्ड वन इज कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन जो उसका केस आता है तो यहाँ पे लिखेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन।
आपके एमसीक्यू टाइप में, ऑब्जेक्टिव टाइप में ये भी पूछ लेता है अगर पहला लाइन है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, या फिर इंटरसेक्टिंग है तो कौन सा सॉल्यूशन होगा। तो आपको लर्न होने चाहिए पहले लाइंस में नो सॉल्यूशन और इंटरसेक्टिंग लाइन में यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन कौन सा होगा, कॉन्स्टेंट लाइन में। ठीक है, तो ये वाला केस कौन सा होता है हमारा, A1/A2 B1/B2 C1/C2, जब तीनों इक्वल आ जाते हैं तो ये कॉन्स्टेंट लाइंस होती है और यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है आपको, अगर नो सॉल्यूशन यानी पैरेलल लाइन वाला केस आ जाए तो आपको बस यहाँ पे लिख के छोड़ देना कि इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर ये वाला केस आ जाए सारे इक्वल आए कॉन्स्टेंट लाइन, तो आपको उसमें लिख देना दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन है। बहुत सारे सॉल्यूशन तो आप कितना सोल्व करोगे, तो आपको ये वाला केस भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नहीं सोल्व करना है। यहाँ तक चेक करेंगे A1 A2 B1 B2 वाला केस, फिर देखना कौन सा केस आ रहा है। पहला लाइन में आप लिख देंगे नो सॉल्यूशन, कॉन्स्टेंट लाइन वाला केस अगर ये आ जाए तीनों इक्वल आ जाए तो आप लिख देंगे दिस हैज इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। फिर अब बचता है लास्ट वन इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर ये केस आ जाता है तब आपको यूनिक सॉल्यूशन आएगा और इस यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। ठीक है, तो कैसे लगाते हैं देखिए। फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट, इसलिए मैंने तीनों टाइप यहाँ पे आज तीनों टाइप के क्वेश्चन ले लिए। अगर पहला लाइन का केस ये हो गया तो आपको यहाँ पे इतना सोल्व करके छोड़ देना है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, ये प्लीज ये जरूर से याद कर लेना क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए और वैसे भी ये टर्म्स बहुत जरूरी है आपको पता, तो ये सब ये जरूर याद कर लेना क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपको, मतलब पता होना ही होना चाहिए। तो फिर उसमें ये भी पता होना चाहिए इस केस में कौन सी लाइन होती है और उनका सॉल्यूशन क्या होता है, कंसिस्टेंसी भी पता होनी। कंसिस्टेंसी पैरेलल लाइन वाले केस में इनकंसिस्टेंट होगा, बाकी इन दोनों केस में क्या होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, ये आपको लर्न होने चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो आप नोट भी कर सकते हैं, सही नोट कर लीजिए। सेकंड देखिए, सेकंड अब आप खुद बताएंगे यहाँ से। अब मैं A1 B2 ये वैल्यू नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्ट कर रही हूँ। A1/A2 देखो A1 क्या है 3 और A2 क्या है 6, यानी 3/6। इसको सबसे पहले इधर और लेके आना था, देखिए देखो इससे कंपेयर करेंगे ना +C, तो यहाँ पे क्या हो गया 3x - 5y और ये 20 इधर आएगा -20 = 0। ऐसे ये 6x - 10y - 40 = 0। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे A1/A2 3/6 B1/B2, ये क्या आ गया -5y - 10 और C1/C2 क्या आ गया -20 - 40। अब देखिए कट कीजिए, ये क्या हो गया 1/2, यहाँ से माइनस कट हो गया 1/2 और ये भी नेगेटिव कट हो गया 1/2, यानी कि तीनों क्या आ रहे हैं 1/2 आ रहे हैं ना। इट मीन्स तीनों केस इक्वल हो गए तो हमारे पास ये वाला केस आ गया। और इस केस में हमें क्या लिखना है, आप यहाँ लिख देना। आप जैसे ये आ गया तो इसमें क्या लिख दोगे आप, इक्वल टू, ये वाला केस लिख देंगे। तीनों इक्वल आ गए, तो हम क्या लिखेंगे, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन लीनियर इक्वेशन लिख देंगे। लीनियर इक्वेशन हैव, अब बहुत सारे हैं ना, तो हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ये आपका हो जाएगा। मतलब ये वाला केस देख लिया, पैरेलल लाइन वाला केस देख लिया, ये कॉन्स्टेंट ये भी केस देख लिया। इसमें क्या लिखना है, नो सॉल्यूशन, इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब आ जाते हैं लास्ट वन, इसमें जो इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाए तो यूनिक सॉल्यूशन लिख के फिर उसको सोल्व कैसे करना है, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो उसको जनरल इक्वेशन में राइट डाउन कीजिए 2x + y, ये 5 उधर है ना कॉन्स्टेंट, हम इसको इस साइड लेके आना -5 = 0।
ऐसे इधर से 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, अब a1 a2 सारी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू आपको लिख देने कि अपने एक सीट में लिख देने, मैं अभी नहीं लिख रही, डायरेक्ट लिख कर रही हूँ। तो a1 अपॉन a2 क्या आ गया 2/3, देखो 2/3 आ गया। ऐसे b1 अपॉन b2 क्या आ गया हमारे पास, y का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता था, हम 1 काउंट करते हैं, तो 1 और ये क्या हो गया 2। अब देखिए यहाँ से a1 अपॉन a2, अब यहीं से हमें पता लग गया दोनों इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं है तो कौन सा केस बन जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन वाला, और उसमें क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन। तो आप यहाँ पे लिख देंगे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो द गिवन सिस्टम of linear equation has a unique solution। ठीक है, इसका क्या होगा कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब उस यूनिक सॉल्यूशन के लिए, तो आप यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो हम बोलेंगे टू फाइंड द सॉल्यूशन वी सोल्व the given pair of linear equation by cross multiplication method। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किससे सोल्व करेंगे, अब उस सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले दोनों इक्वेशन यहाँ पे लिख लीजिए। कैसे लिखनी है, ऊपर नीचे वर्टिकली लिखनी है आपको। 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ऐसे ये 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 लिख ली, वर्टिकली लिख लेनी है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, xy दिख रहा है ना वेरिएबल। अब देखिए क्या करना है, x थोड़ा थोड़ा गैप देके y और ये 1 इस तरह से लिख लीजिए। x y और 1 मतलब कांस्टेंट टर्म वाला लिखेंगे। अब देखिए जो x लिख रहे हैं ना, x, तो x के लिए आपको x को ही छुपा देना है। x के निकालने के लिए आपको x वाले नंबर्स को हाइड कर देना है। ठीक है, अब क्या बचा हमारा y और कांस्टेंट टर्म। अब आपको ऐसे चलना है, ये लिया, ये फिर ये लेंगे, फिर ये लेंगे, फिर अगर यहाँ पे खत्म हो जाता है तो हम क्या आएंगे यहाँ से। ठीक है, ये नहीं कि इसके बाद उल्टा ऐसे 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 चलेंगे, फिर इधर आएंगे वापस। ये नहीं चलना कि ऐसे 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 और फिर वापस ऐसे ऐसे, नहीं ये नहीं चलना है। 1 2 3 और फिर डायरेक्ट यहाँ पे आना है। इस तरह से नंबर्स लेने हैं आपको। तो देखिए क्या करना है, एक्स को हाइड कर लिया, अब वाई और कॉन्स्टेंट टर्म वाले नंबर्स आपको लिख देने, यानी इनके कोफिशिएंट लिखने हैं। y का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है। अब ये बिल्कुल इसके नीचे नहीं लिखना, बिल्कुल थोड़ा साइड में लिखना है, ये बीच में दिखना चाहिए और वो दोनों नंबर्स यहाँ पे ऐसे लिखने हैं। ठीक है, ये बीच में दिखेगा और नंबर्स यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ से क्या आ रहा है 1 और यहाँ से क्या आ रहा है 2, हो गया। अब आ जाते हैं, ये वाला हो गया, अब ये वाला आएंगे। इस पे क्या है -5 इसके नीचे नहीं लिखना, ये बीच में दिखाना है, -5 और -8 हो गया। अब आ जाते हैं y पे, y के लिए y को हाइड कर लीजिए। अब मैंने क्या बोला था, ऐसे नहीं चलना है, यहाँ पे आगे y छुपाया तो उसके बाद ये आएगा और फिर आफ्टर दैट ये वाला आएगा ना, ये वाला, उसके बाद ये आएगा। तो 5 -8 ये वाले तो लिख रखे हैं ऑलरेडी। अब नेक्स्ट क्या आएगा, ये नंबर्स आएंगे, तो क्या हो गए 2 और 3। ठीक है, अब आ जाते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट यानी कांस्टेंट वाले छिपा लीजिए। अब क्या क्या लिखना है, यहाँ से ऐसे चलना है, इसके बाद इसके जस्ट बाद क्या रहेगा, ये आएगा, तो 2 3 लिख लिया। फिर क्या बचा, ये 1 2, तो 1 और 2 लिख लिए। ये लिखने का पैटर्न ये जरूर से ध्यान से फिर से आप देख लीजिए, x छिपा लीजिए, y की कोफिशिएंट 1 2 फिर -5 8। ठीक है, फिर y छिपाया तो ये 5 8 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, दोबारा नहीं लिखने हैं। जो यहाँ पे दिख रहा है ना वो एक ही बार हो जाएगा। अब दोबारा से यहाँ 5 8 मत लिखने लग जाना, और फिर वैसे तो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, तो एक ही बार यहाँ ये ध्यान रखना, ये कॉमन हो जाएगा यहाँ पे 5 8। उसके बाद मैंने बोला था डायरेक्ट यहाँ जाना है, ऐसे वापस नहीं जाना। इसके बाद ये वाला, तो 2 3 हो गया। ठीक है, अब कॉन्स्टेंट छुपाया तो अब इसमें कॉन्स्टेंट ये छुपा लिया, उसके जस्ट बाद वाले, तो इसके बाद क्या आएगा, ये
तो 2 3 लिख लिया, आफ्टर दैट 1 2 हो गया। अब क्या करना आपको, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इससे, हो गया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे x अपॉन इज इक्वल टू वाई अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये लिख लीजिए। अब क्या करना आपको, x के नीचे क्या लिखना है, इसका इससे मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस का साइन, इसका इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई। आप देखिए करेंगे, 1 का 8 से मल्टीप्लाई क्या आ गया, -8, -8 है ना यहाँ पे, -8, फिर क्या बोला मैंने, माइनस, नेगेटिव लगाना है, माइनस, आफ्टर दैट इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 2 10 -10। बच्चे क्या करेंगे, ये -10 आ रहा है तो ये छोड़ के बस खाली -10 लिख देंगे, नहीं, वो नेगेटिव तो फॉर्मूले वाला नेगेटिव लगा है, अब इनकी वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है तो ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आफ्टर दैट y, अब y में ये नंबर सारे, इनका इससे मल्टीप्लाई, -15, फिर माइनस, और ये 8 2 16, ये भी नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, फिर यहाँ से इन दोनों का, इसका इससे 2 2 4 माइनस, और इसका 3 1 3। अब सोल्व कर लीजिए, x अपॉन ये क्या आ गया, -8, और ये दो नेगेटिव मिलके क्या हो गया, प्लस, ऐसे इधर से y अपॉन -15, और ये दो नेगेटिव प्लस 16, और यहाँ पे 4/3, 4 - 3 क्या आ गया, 1, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पे x अपॉन ये क्या हो गया 2, और ये y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, हो गया, ये तीनों वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, एक बार x वाली टर्म को कांस्टेंट के इक्वल रख लीजिए, एक बार y वाली टर्म को। अब देखिए x वाली टर्म क्या आई थी हमारी, x/2 इज इक्वल टू 1/1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई x से आएगा, ये क्या आ जाएगी 2। ऐसे ही y वाली वैल्यू, ये 1/1 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। आपको क्या निकालना था, एक्स वाई की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी थी, तो ये हो गया आपकी वैल्यू फाइंड आउट, ठीक है। तो ये था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हाउ टू सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय दिस मेथड। सबसे पहले क्या करना, आपको केस चेक करने हैं, जब ये वाला केस आएगा तभी आपको यूनिक सॉल्यूशन होगा, और उस यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना है। आफ्टर दैट दोनों केस में पैरेलल लाइन वाला केस आ जाए, यानी A1 A2 इक्वल हो, A1 A2 B1 B2 वाला इक्वल हो, बट C1 नहीं इक्वल हो तो पैरेलल लाइन, उसमें बोलेंगे हम नो सॉल्यूशन, और सारे इक्वल आ जाएंगे तो उसमें बोलेंगे इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, होप आपको क्लियर हो। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक ग्राफिकल मेथड और रहता है, ग्राफिकल मेथड तो पर्टिकुलर नेम देके लिखा रहता है कि सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, तो हम वो डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही हो आपके लिए तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, एंड इफ़ यू आर न्यू एट माय चैनल वॉचिंग फर्स्ट टाइम माय वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।